पिछले 2-3 सालों से मैं रेड कॉरिडोर के विभिन्न इलाकों में जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और ऐसे में जो नक्सली इलाकों की जो खबरें होती हैं, उन पर मेरी नज़र होती है। देखिए, आज एक खबर आई है कि जीएन साईं बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से संबंध के मामले में किया बरी। ये जो जीएन साईं बाबा हैं, ये जेएनयू के प्रोफ़ेसर बताए जाते थे, जो 11 साल से नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे और अब इनको रिहा किया गया है। इन पर ये आरोप था कि इन्होंने अपने 2 छात्रों को गढ़चिरौली भेजा था और उसमें जो हेम मिश्रा नाम के एक शख्स थे जो उनके विद्यार्थी थे और इनको 2013 में हेम मिश्रा को गढ़चिरौली के जो अहेरी है वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। जब ऐसी घटनाएँ आती है कि प्रोफ़ेसर्स को गिरफ्तार किया जाता है या जैसे 2018 में कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन पर देश में बहुत सारी चर्चा भी हुई थी और उसमें वामपंथी विचारक कवि बर्बर राव, वकील सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और बरनान मोंजाली। तो जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो देश में इस पर बहस होती है कि क्या जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो सरकारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या वो सरकारों के खिलाफ बोल नहीं सकते? क्या वो आम जनमानस के सामाजिक न्याय के लिए लड़ नहीं सकते? जब नक्सली हमलों की बात होती है तो आम जो लोग हैं उनको ये लगता है कि नक्सली का अर्थात है जो आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं और जो सीआरपीएफ या पुलिस पर हमले करते हैं, ये आम जनमानस की एक राय रही है। अब जब से मैं रेड कॉरिडोर के इलाकों में घूमने लगा हूँ तो मुझे लगता है कि रेड कॉरिडोर की जो जटिलताएँ हैं उसको आम जनमानस को उससे परिचित होना चाहिए और ये हम लोगों का कर्तव्य भी है। अब यदि हम प्रोफ़ेसर साहब की बात करें, जीएन साईं बाबा की बात करें तो बूढ़े हैं, उनको हाई कोर्ट ने रिहा किया और इवन वो विकलांग हो गए। सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। यह भी बहुत दिलचस्प है कि शायद मैं भी उन लोगों में से एक रहा हूँ जिनको जब अखबारों में पढ़ते थे तो उनको लगता था कि पढ़े-लिखे जो लोग हैं वो सरकारों के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो उनको सरकारें निशाना बनाती हैं। लेकिन पिछले साल जब मैं गढ़चिरौली में था, तो गढ़चिरौली में एक सीआरपीएफ के ऑफ़िसर से मिलना मेरा हुआ। सीआरपीएफ के ऑफ़िसर ने मुझसे कहा कि वो मेरे कामों से बड़े प्रभावित हुए जब उन्होंने बताया कि मैं रेड कॉरिडोर में जो सीआरपीएफ पर हमले होते हैं, उन जगह पर जाता हूँ, उनकी केस स्टडी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि संभवतः आप पहले प्रोफ़ेसर हैं, जो दूर से इसलिए आए हैं क्योंकि वो सीआरपीएफ के कामों को देख सकें। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो नक्सली इलाके, जो रेड कॉरिडोर के इलाके, वहाँ पर ये माना जाता है कि जो प्रोफ़ेसर्स हैं या जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वो नक्सलियों के साथ खड़े रहते हैं और वो जो हमारे पुलिस अधिकारी या सीआरपीएफ है, उनकी आलोचना करते हैं। ऐसा मानस सुरक्षा एजेंसियों का बना हुआ है और वो बना क्यों हुआ है, उसको भी हमको समझने की ज़रूरत है। देखिए, अरुंधति राय आती है और बस्तर में आकर वो नक्सलियों से मिलने चली जाती है। अब जब इन पढ़े-लिखे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या वास्तव में नक्सलियों से इनके संबंध हो सकते हैं? देखिए, आप जब रेड कॉरिडोर के इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर जो लोग मिलते हैं जो जंगल में लोग मिलते हैं, वो बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं होते हैं या बहुत घोर पिछड़े हुए आदिवासी होते हैं। वहाँ पर कई बार आपको झोला टाँगे हुए, बहुत ही चप्पल पहने हुए लेकिन जेएनयू में पढ़े-लिखे लोग या देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़े-लिखे हुए लोग मिल जाते हैं। तो वो लोग वहाँ क्यों होते हैं? और ये ख़ासकर आप तेलंगाना के बॉर्डर पर चले जाइए या आप गढ़चिरौली में चले जाइए, आप सुकमा में चले जाइए, तो वहाँ पर ये लोग आसानी से मिल जाते हैं। वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, दूर-दूर के लोग जंगलों में मिलते हैं। तो क्या इन लोगों की भागीदारी होती है? और दूसरी बात है कि क्या ये जो लोग हैं वो आदिवासियों का ब्रेन वॉश करके हमले करवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें विरोधाभास है कि हम आदिवासियों को आधुनिक बनाना क्यों चाहते हैं? हम उनकी जगह पर कब्ज़े कर रहे हैं, हम जंगलों में जा रहे हैं, उनकी जगहों पर कब्ज़े करते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि हम जो संसाधन है, खनिज संसाधन या वन्य जो संसाधन है, उनको लूट रहे हैं और आदिवासियों को उसका लाभ उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन
इसका मतलब क्या लोकतांत्रिक देश में ये हो जाएगा कि चूँकि जो आदिवासी वो पिछड़े हैं तो उनको देश की वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ हम भड़काकर हथियार उठवा दें? या इसका और कोई तरीका भी हो सकता है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हेमलकशा जगह है, जो गढ़चिरौली से तकरीबन 186-183 किलोमीटर दूर है। ये हेमलकसा जो है ये भामागढ़ एक ब्लॉक है और वहाँ पर एक जो प्रकाश आमटे जिनका नाम आपने सुना होगा, उनका बहुत बड़ा आश्रम है। मैं उस आश्रम में गया, वो आश्रम कई दशकों से वहाँ पर काम कर रहा है और जो प्रकाश आमटे उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छे जो पुरस्कार है उनको मिल चुके हैं, तो उनका मैंने वो देखा। वहाँ पर आदिवासी महिलाएँ आती हैं, उनसे जब बात हुई तो पता चला कि एक आदिवासी महिला डिलीवरी के जो होने वाला था, तो वो 2 दिन पहले से रवाना हो गई। मतलब वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं है, तो उन्होंने बाकायदा अस्पताल बनाए रखे हैं। वहाँ पर उनके परिवार के 2 डॉक्टर हैं, तो जब मैं अस्पताल में गया तो मैंने देखा कि वो बनियान पहन के इलाज कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि बनियान पहने हुए हैं, तो जब मैंने पूछा तो पता चला कि यदि वो सही तरीके से कपड़े पहन के रहेंगे तो वहाँ के जो आदिवासी वो अपने में से नहीं समझ पाएँगे, तो वो साधारण ही रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो बच्चों के आश्रम और पूरा घनघोर नक्सली इलाका है। नक्सल मतलब एक ऐसा इलाका जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मतलब ऐसा इलाका जो नक्सलियों का गढ़ है और गढ़चिरौली के बारे में आप जानते हैं। वो वहाँ पर बरसों से काम कर रहे हैं, आदिवासियों की स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रख रहे हैं, आदिवासियों को शिक्षित कर रहे हैं। मतलब स्कूलों का संचालन कर रहे हैं और वहाँ उनको नक्सलवादियों से कोई समस्या है भी नहीं। तो 2 बातें, आप देश में यदि आदिवासियों का भला चाहते हैं, यदि आप पिछड़े इलाकों का भरोसा चाहते हैं भला चाहते हैं, यदि आप उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आप उन इलाकों में जाइए, आप उन इलाकों में काम करिए, आप लोकतांत्रिक तरीके से उनकी आवाज़ उठाइए, आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कीजिए, आप शिक्षा के लिए काम कीजिए, जैसा कई एनजीओ कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में कर रहे हैं। लेकिन आप वैचारिक तौर पर यदि उन जंगल के रहने वाले इलाकों के लोगों को यह एहसास दिलाने लगे कि आप जो है आपके साथ शासन अन्याय कर रहा है, प्रशासन अन्याय कर रहा है, आप सीआरपीएफ के लोगों को निशाना बनाइए, आप पुलिस को यहाँ पर आने मत दीजिए। तो ये जो जटिलताएँ हैं और देखिए आप वहाँ पर इतने पढ़े-लिखे लोग होते हैं कि अभी पिछले साल ही बस्तर में एक पुलिस को एक लेटर भेजा गया था माओवादियों के द्वारा जो बहुत ही एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखा गया था। तो वो जो लोग जिनको स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिलती, वो जो लोग जिनको शिक्षा नहीं मिलती, वो ऐसे पत्र कैसे लिखेंगे? तो जो जीएन साईं बाबा हैं, प्रोफ़ेसर साहब पर जो आरोप लगे हैं और ये भी एक हकीकत रही है कि जो नक्सली हमले होते हैं वहाँ पर आप जैसे ताड़मेटला के नक्सली हमलों को ले लें जिसमें करीब 76 जवान मारे गए थे या बहुत सारे नक्सली हमले, उसमें गवाहों को ढूँढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर कोई गवाही देता ही नहीं है। तो हम बुद्धिजीवियों के पक्ष में खड़े तो हो सकते हैं। हम आम तौर पर जो हम शहर में रहते हैं या जो रेड कॉरिडोर में जाते नहीं हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ अन्याय भी हो रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, वो नक्सली हिंसा को जायज़ ठहराते हैं। ऐसे पढ़े-लिखे जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अ, आप जो है आपकी जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। ऐसे जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं और ये सही तरीका हो नहीं सकता। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है और देखिए आप पढ़े-लिखों की भागीदारी की जब नक्सलियों में बात करते हैं, तो आपको एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। आजकल माओवादियों के जो सबसे बड़े संगठन है सीपीआई माओवादी, उसके जो महासचिव हैं वो नंबल्ला केशव राव उर्फ बसप राजू हैं। अब ये जो बसप राजू है पोलित ब्यूरो के मेंबर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि जो विभिन्न देशों में जो साम्यवादी दल है, उनकी जो सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों की जो सबसे बड़ी कार्यसमिति होती है वो पोलित ब्यूरो होती है। मतलब उसमें बहुत ही पढ़े-लिखे लोग होते हैं और ये पोलित ब्यूरो के सदस्य रह चुके हैं। आजकल ये नेतृत्व कर रहे हैं, कई दशकों से ये भूमिगत है और ये इंजीनियरिंग कर चुके हैं। तो जो मस्तिष्क है नक्सलियों को चलाने वाला, उस मस्तिष्क में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत कम पढ़े-लिखे लोग हैं। वो उसमें बहुत पढ़े-लिखे लोगों का मार्गदर्शन होता है। ये उन इलाकों में मिलते हैं
और जो है ये लोग न केवल मिलते हैं लेकिन भारत की वैधानिक व्यवस्था को भी ये प्रभावित करते हैं। तो हम ये समझ लें कि जो प्रोफ़ेसर साहब हैं, साईं बाबा जैसे प्रोफ़ेसर साहब हैं, ये निर्दोष हैं, ये जल्दबाज़ी होगी और जो ब्रेन वॉश जैसी जो चीज़ें हैं, वो चाहे आप नक्सलियों के मामले में ले लें या इस्लामिक स्टेट के मामले में ले लें, तो जो ब्रेन वॉश है, वो युवाओं को भ्रमित करता है। उस ब्रेन वॉश को रोकने के लिए सबसे पहले जिनको टारगेट करने की ज़रूरत है, वो ऐसे लोगों को टारगेट करने की ज़रूरत है, जो कि मानसिक तौर पर वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले जो लोग हैं, उनको तैयार करते हैं और यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी सबसे बड़ा संकट होता है।